हेलो हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे सर। ऐसे ऐसे में पहले हम देखेंगे कि हमें करना क्या है ऐसे में। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हमारी ऐसे में आती हैं। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। ठीक है। और ऐसे का हम स्ट्रक्चरिंग देखेंगे, ऐसे हम किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट के, वो सब देखेंगे। ठीक है। ऐसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मीन्स एक आंसर में और ऐसे में हमारा क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसे यूपीएससी का कितने पेज का होता है, आपको कितने पेज मिलते हैं? नियरली 10 to 12 पेज रहते हैं, कभी 12 देता है कभी 10 देता है, यूजुअली 12 पेजेस रहते हैं। ठीक है। तो 12 पेजेस में अगर 100 वर्ड्स एक पेज में लिखो तो नियरली 1200 वर्ड्स के आसपास, मतलब हाँ। अब हमें ये देखना है कि इस ऐसे को, कोई भी ऐसे का टॉपिक है, उसकी स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करें। स्ट्रक्चरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहीं पे 90% बच्चे जो है गलती करते हैं। सबसे पहले हम इसी को देख लेंगे कि मान लो पहला पन्ना है, ये पन्ने वाइज चलते हैं। ये दूसरा पन्ना है, ये तीसरा पन्ना है, ये चौथा पन्ना है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, 10वां है, 11वां और 12वां। ये 12 पेज का हमारा ऐसे है जो हमें 1200 वर्ड में लिखना है। इस ऐसे में तीन चीज आएंगी जो हमारे मेंस के क्वेश्चन में होती है। पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा आएगा हमारा बॉडी, तीसरा आएगा हमारा कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने पन्ने में हमारा इंट्रोडक्शन आना चाहिए, कितने पन्ने में हमारी बॉडी आनी चाहिए, कितने पन्ने में हमारा कंक्लूजन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन के हम 3 पैराग्राफ लेंगे, 3 पैरा में हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। अब ये 3 पैरा कितने बड़े लेने हैं, हम एक पेज में 2 एट मैक्स 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। आपने ज़्यादातर ऐसे देखे होंगे जो एक पन्ने में पूरा एक पूरा पन्ना भर देते हैं एक पैराग्राफ में। ऐसा नहीं करना है आपको। एक पन्ने में आपको 2 पैराग्राफ मिनिमम लिखने हैं और 3 पैराग्राफ मैक्सिमम लिखने हैं। 4 पैराग्राफ नहीं करेंगे क्योंकि 4 पैराग्राफ में वो पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा वो जो पैसेज है। ऐसा नहीं करना है। 2 पैराग्राफ लिखो आप एक पन्ने में, कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत ही महीन राइटिंग है, छोटी राइटिंग है आपकी, मतलब बहुत छोटा छोटा लिखते हो, तब 3 पैराग्राफ चलेगा। लेकिन अगर आपकी ठीक ठीक राइटिंग है तो 2 पैराग्राफ में आप काम चलाओ एक पन्ने में। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको कितने लिखने हैं, मतलब 12 अगर हैं तुम्हारे पेजेस तो कितने पैराग्राफ हो गए, नियरली 24 to 25 पैराग्राफ हो गए। एट मैक्स 30, एट मैक्स 30 पैराग्राफ हो गए। तो 30 पैराग्राफ में आपका ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये। इंट्रोडक्शन के हमारे 3 पैराग्राफ हैं पहले से। ऐसे ही कंक्लूजन के तुम्हारे नियरली 2 to 3 पैराग्राफ, 3 पैरा मान के चलो आप। 3 पैराग्राफ हो गए हमारे कंक्लूजन के। अगर इंट्रोड के और कंक्लूजन के पैराग्राफ निकाल दिए, उसके अलावा हमारे कितने पैराग्राफ बचे, उसके अलावा हमारे 20 पैराग्राफ बचे। अब 20 पैराग्राफ में तुम्हें तुम्हारी पूरी बॉडी लिखनी है। ठीक है। खांचा तैयार हो गया एक, कि 3 पैराग्राफ इंट्रो के निकालूंगा, 3 पैराग्राफ कंक्लूजन के निकालूंगा, 20 पैराग्राफ किसके निकालूंगा मैं, बॉडी के निकालूंगा। अब यहाँ पे तुम्हारा डिवीजन शुरू होगा। इंट्रो में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, पहले इंट्रो के 3 पैराग्राफ देख लेते हैं। फर्स्ट पैरा इंट्रो, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा। पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है हुक। अब हुक हमारा कई तरीके का होता है। ठीक है। हुक का क्या मतलब है, हुक का ये मतलब है कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने ऐसे को एग्जामिनर को। अब कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि एग्जामिनर का जो माइंड है वो लग जाए, मतलब ऐसे पढ़ के उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील हो। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फील कई तरीके से हो सकता है। पहला, या तो आप इसमें कोई स्टोरी डाल दो, हल्की सी कोई स्टोरी डाल दो, कोई इवेंट डाल दो, हिस्टोरिकल इवेंट या करंट अफेयर का इवेंट, करंट अफेयर और हिस्टोरिकल।
है। स्टोरी मतलब एनेक्डोट, कोई भी अपना बना के, कोई लड़की है, ये है, वो है, इस तरीके से बहुत सारे तरह की स्टोरी चलती हैं, ठीक है। तो कोई भी डाल दो, कोई इवेंट डाल दो, हिस्टोरिकल इवेंट डाल दो, या सिंपली आप उसे एक्सप्लेन कर दो, डेफिनेशन डाल दो। एक नया जो आज तक यूज नहीं हो रहा है वो है पर्सनल एग्जाम्पल। ये पर्सनल एग्जाम्पल यूजुअली नरेशन बेस्ड ऐसे में यूज होता है। नरेशन बेस्ड मतलब अगर मैं एक प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं नरेट कर रहा हूँ अपनी जो स्टोरी है, उसमें यूज होता है पर्सनल एग्जाम्पल। बहुत कम लोग डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। आप इसको डाल सकते हो, इट्स एन एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से डालोगे तो इट माइट क्रिएट ए बेटर इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक यूनिक है जो एग्जामिनर अभी नहीं देख रहा है कॉपीज में। ज्यादातर एनेक्डोट, सबसे ज्यादा लोग एनेक्डोट डाल रहे हैं। जो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं ऐसे में 130 135 टाइप, वो करंट अफेयर हिस्टोरिकल बेस्ड से ऐसे शुरू कर रहे हैं आज की डेट में। ये हो गया मॉडल पुराना एनेक्डोट वाला, आजकल सब एनेक्डोट उठा रहे हैं, ठीक है। फिर हुक में कोट भी लोग लिखते थे पहले, अब कोट से क्या हो गया है, कोट मतलब थोड़ा ट्रेंड से चला गया है, ठीक है। हालांकि कोट अगर आपके पास बिल्कुल फिट बैठ रहा है ऐसे टॉपिक से तो आप लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये होता है हमारा हुक। एक बार तुमने एग्जामिनर को हुक कर लिया, अगर पर्सनल एग्जांपल डालोगे तो हुक सबसे बढ़िया होगा, कि उसे लगेगा कि इस, और ये झूठ सच हो सकता है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है रियल एग्जांपल ही लिखोगे। हाँ, पोइम भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर पोइम बिल्कुल, देखो मैं आपको बताता हूँ कोट और पोइम में क्या क्या वो है ड्रॉबैक। कोट और पोइम में क्या ड्रॉबैक है, आजकल जो एग्जाम का तो टॉपिक आ रहा है ना, ऐसे का टॉपिक, वो बहुत ज्यादा वैसा है, सटल है, मतलब बहुत ज्यादा फजी है, मतलब वो क्लैरिटी नहीं है उसमें, वो क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कोट से। एक कोट के 1000 मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक उसके एग्जाम जो क्वेश्चन है, ऐसे का क्वेश्चन, उसके 1000 मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन एक कोट का एक ही मीनिंग रहेगा। दिक्कत है सारी यहाँ। अगर आपने एक कोट लिख दिया और एग्जामिनर को बता दिया कि इस ऐसे टॉपिक से मैं ये समझता हूँ, तो आपका जो व्यू है एग्जामिनर की नजर में बहुत लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगी दिक्कत। हाँ, कोट ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन व्यू लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। पोएम भी यही दिक्कत करेगी कि आपने कोई पोएम लिख दी, लेकिन वो एग्जामिनर का व्यू रोक देगी, मतलब आपके प्रति। एग्जामिनर को लगेगा कि इस पोएम से ही समझा है। और कई बार क्या होता है ना, जो हम कोट और पोएम रट के जाते हैं, वो एग्जाम में जो टॉपिक्स आते हैं उससे मैच नहीं करते, मतलब टेंजेंशियल मैच करते हैं, और हम फिर भी लिख के आ जाते हैं क्योंकि टेंजेंशियल ही तो मैच कर रहा है, लेकिन उससे नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो रटा है वो आप लिख के आ रहे हो, आप समझे नहीं ऐसे के टॉपिक को, लेकिन जो आपने रटा है वो लिख के आ रहे हो। तो रट्टूफिकेशन अप्रोच, जहां एग्जामिनर को लग गया कि आप रट के आ रहे हो ये चीज, तो गलत है। हालांकि कोट और पोएम आप कंक्लूजन में बहुत अच्छी यूज कर सकते हो, क्योंकि कंक्लूजन में क्या हो गया, आपने ऐसे में पूरा अपना व्यू बता दिया एग्जामिनर को। एग्जामिनर को पता लग गया कि आपने बहुत डायमेंशन से बहुत एक होलिस्टिक ऐसे लिखा है, लेकिन आप एंड कर रहे हो किसी एक छोटी चीज से ही एंड करोगे, किसी एक गुड थॉट से एंड करोगे, किसी एक गुड सिनारियो से एंड करोगे, वहां पर आप कोई कोट और पोएम बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हो। दूसरा, आप कोट और पोएम जो है विद इन ऐसे आप यूज कर सकते हो। मान लो कि जैसे हमने देखा था 20 पैराग्राफ हैं बॉडी के, उस 20 पैराग्राफ में आपने लेट से इस ऐसे को डिवाइड किया है 4 मेजर सब पार्ट में, और सब पार्ट के भी दो दो माइनर सब पार्ट आपने लगाए हैं, 4 2 जा 8, इस तरीके से आपने डिवाइड किया है लेट से, और एक सब पार्ट में आप 2 पैराग्राफ लिख रहे हो। उसमें आपने कोट के ऊपर एक पॉइंटर आप बना सकते हो। जैसे मान लो अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट का आप अगर ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऐसे में मोटिवेशन का क्या रोल है, अगर आपको मोटिवेशन का ऐसे पता है, तो मोटिवेशन का आप एक कोट लगा सकते हो, फिर आप उसका एक एग्जांपल दे सकते हो और कोट को एक्सप्लेन कर सकते हो एक पैराग्राफ में। तो विद इन ऐसे कोट आप बिल्कुल डाल सकते हो। एआई के ऊपर ऐसे लिख रहे हो तो एक कोट है कि you have to control technology otherwise it will control you, और you have to control your mind otherwise it will control you। इस तरह के जो कोट है वो विद इन पैराग्राफ आप डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है आपको शुरू में ही डालना है या फिर वो एंड में ही डालना है, वो विद इन पैराग्राफ आप डाल सकते हो, उस कोट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
वो एक अच्छा इम्पैक्ट है। और उसमें आप कई सारे कोट्स आप इंक्लूड कर सकते हो अपने ऐसे में, कि मान लो आपने उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 4-5 कोट याद आ रहे हैं, वो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में शुरू में लिख लिए वो कोट, तो उन कोट्स को आप विद इन पैराग्राफ यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पैराग्राफ का कंटेंट भी मिल जाएगा, थोड़ा एनरिचमेंट भी हो जाएगा और आपके पन्ने भी भरेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो ये हो गया है ना, ये तो कोट मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से आजकल के टॉपिक आ रहे हैं, आपको कोट यूज नहीं करना चाहिए। स्टोरी भी ऐसे यूज करनी चाहिए कि बिल्कुल क्रक्स उसका आपको समझ में आए। ठीक है, फिर पर्सनल एग्जांपल हो गया। सेकंड पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का क्या होता है, यू हैव टू लिंक योर हुक विद द थीम ऑफ ऐसे। ये लिंकेज वाला पार्ट है, ये लिंकेज वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या करोगे कि इस हुक से या इस एनेक्डोट से या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि मान लो कि इस पे विजडम पे कोई ऐसे आया है कि विजडम मतलब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। अगर वो उस तरीके का कोई ऐसे आया तो आप अपना पर्सनल एग्जांपल लिखो कि मेरी नॉलेज ये कहती थी, लेकिन उस एक्सपीरियंस को लेके मैंने ये रियलाइज करा कि देर इज अ ग्रेटर नॉलेज इन विजडम, इन एक्सपीरियंस, देन रीडिंग फ्रॉम बुक्स बेसिकली। तो इस तरीके का आप एक पर्सनल एग्जांपल लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई ये ऐसे को फील कर रहा है, ये कैंडिडेट जो है ऐसे के टॉपिक को फील कर रहा है और वो अपनी जिंदगी पे लागू करके ऐसे लिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक वो उसको फील आनी चाहिए एग्जामिनर को कि ये अटेंडम अपने फीट पे ऐसे लिख रहा है। रटा रटाया ऐसे लिखोगे, बहुत लोग लिखते हैं, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वही 110 115 एट मैक्स बहुत बढ़िया ऐसे लिख के आए तब भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच डाल रहे हो, इमोशंस डाल रहे हो, रिटोरिक डाल रहे हो, ठीक है, उसके कुछ वो है पैरामीटर्स हैं कि रिटोरिक डालोगे तो 3 टाइम्स आप रिपीट करोगे किसी चीज को अलग अलग वर्ड्स में, वो एक हो गया रिटोरिक। थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक, थोड़ी सी जार्गन्स डाल रहे हो, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं डालने, जार्गन्स आपको डालने हैं। इंग्लिश के मुहावरे होते हैं, इंग्लिश के मुहावरे कोई नहीं डालता, ठीक है, मुहावरे आप बीच बीच में यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मुहावरे ही लिखने हैं, नहीं। लेकिन हाँ, बीच में अगर आप एक पैराग्राफ के बीच में एक मुहावरा यूज कर दिया, दूसरे पैराग्राफ के बीच में आपने दूसरा मुहावरा, इडियम्स यूज कर दिए, तो उससे क्या होगा, ऐसे एनरिच होगा और एग्जामिनर को ये लगेगा दैट यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश, पहली चीज। दूसरी चीज उसको ये लगेगी कि दैट यू हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, कि अगर आप किसी को कन्विंस करने पे आए तो आप बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, है ना, इंटरलिंकेज करके, इडियम्स दे दे के, एनाटोड्स दे दे के, एग्जांपल्स दे दे के, कंपैरिजन कर करके। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं ऐसे में या फिर किसी भी एक डायलॉग में, डिबेट में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, कि जैसे कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन का मतलब हो गया एनालॉजी, आप एनालॉजी दे रहे हो, ठीक है, कि एक एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फिर एनेक्डोट्स हो गए, स्टोरी के फॉर्म में आप बता रहे हो, है ना। फिर कुछ कोटेशंस हो गई जो आप बीच बीच में पैराग्राफ में यूज कर रहे हो, ईडियम्स हो गए जो आप ईडियम्स कुछ कहीं कहीं यूज कर रहे हो, है ना। फिर पैराफ्रेजिंग आप यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पैराग्राफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। पैराग्राफ हर आदमी लिख के आ रहा है और हो सकता है कि सही लिख के आ रहा है, ऐसे की लाइन में ही लिख के आ रहा है, मेटाफोर्स यूज कर सकते हो, वही एनालॉजी मेटाफोर्स एक ही चीज है ना। तो ये सब चीजें पैराग्राफ की क्वालिटी को बढ़ाएंगी। उस पर हम आएंगे कि कैसे आप पैराग्राफ की क्वालिटी को और इंक्रीज कर सकते हो। हमारा मेन था इंट्रोडक्शन में आपको लिंकेज करनी है, जो भी हमारा ऐसे का टॉपिक है उसको लिंक करना है। मतलब जो आपने एनेक्डोट दिया या फिर स्टोरी दी या फिर पर्सनल एग्जांपल दिया, उसको ऐसे की थीम से लिंक कर रहे हो, है ना। फिर आप अपनी थीसिस दे रहे हो, थीसिस भी यहीं पे दे दो आप सेकंड पैराग्राफ में ही, क्योंकि लिंकेज के लिए आप पूरा पैराग्राफ तो यूज करोगे नहीं, 2-3 लाइन में लिंकेज हो जाएगी। फिर थीसिस करोगे, थीसिस का क्या मतलब है, दैट व्हाट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द ऐसे।
वो एग्जामिनर को दूसरे पैराग्राफ में ही बता देना है आपको। अगर आपने ये नहीं बताया और आप ऐसे के उसमें चले गए तो एग्जामिनर सोचता रहेगा कि आप समझे क्या ऐसे से, व्हाट सर इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब उसको कंक्लूजन नहीं देना है, लेकिन उसको ये बता देना है दैट जो ऐसे का जो क्रक्स है वो मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसे के एग्जाम्पल से हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे थीसिस लिखनी है आपको। थर्ड पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि हाउ विल यू कंटिन्यू राइटिंग योर ऐसे। ऐसा नहीं है एग्जामिनर पढ़े जा रहा है, उसको जो है लिंकेज नहीं मिल रही, वो खुद से दिमाग लगा रहा है कनेक्ट करने में, नहीं। आपको पहले से ही प्लेनली बता देना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द ऐसे। कि अगर आपने कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे के, जैसे इश्यूज, रीजंस, कि कोई भी इशू है उस इश्यूज के रीजंस हैं, फिर उस रीजंस के लेट से, हाँ, इंडेक्स ऑफ द ऐसे बेसिकली आपको इसमें देना है। इश्यूज, रीजंस हो गए, फिर इसके जो है सॉल्यूशंस हो गए, है ना, फिर अलग अलग तरह के पॉलिटिकल, सोसाइटल, ये वो, फिर फ्यूचरिस्टिक एक पर्सपेक्टिव हो गया कि कैसा फ्यूचर आप विजन कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा एक। ठीक है, सॉल्यूशन में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोसाइटल लेवल पे क्या होना चाहिए, तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन में पार्ट आ सकता है। एक ये हो गया। एक ऐसे ये हो सकता है कि तुम अपना जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहे हो, फिर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव दे रहे हो, फिर फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव दे रहे हो। ठीक है, ये हो गया। तो कई तरह के हमारे स्ट्रक्चर इसमें ऐसे में हो सकते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम बस ये करेंगे कि आपने जो भी स्ट्रक्चर चूज करा है उस स्ट्रक्चर को आप इस थर्ड पैराग्राफ में लिख दोगे कि in this essay we are going to discuss the issues involved in this particular thing, then we'll discuss the reasons behind those issues creeping up in our society, then we'll look for solutions and how we see the future with these solutions and how can these solutions be implemented, we are going to discuss in the essay। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज लिख देनी है। यहाँ हो गया हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होगा, देखो ऐसे के टॉपिक तो यहाँ तक आते हैं, आप कई लोग नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो इस पेज के एंड तक हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा खत्म। ठीक है, आपको यहाँ से ऐसे का एग्जैक्टली स्टार्ट करना है ना। अब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, ऐसे में हमने सारी बॉडी वॉडी बता दी, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन 99% लोग एक पैराग्राफ में कंक्लूड कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। कंक्लूजन हमारा एग्जैक्टली 3 पैराग्राफ्स का होना चाहिए। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। जो पैरा 3 है वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या होता है इस पैरा 3 में, या तो कोट होगा जो मैंने बताया था, या फिर पोएम होगी। ठीक है, आप उसको डाल रहे हो टू कंक्लूड द ऐसे। एक कोट डाल के बढ़िया सा लंबा सा आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, पोएम डाल दिया आपने, हो गया पैरा 3। ये सबसे लास्ट वाला है, मतलब सबसे लास्ट में यही जाएगा, तो इससे एक बेटर इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पे। पैरा 1 में आपको क्या करना है, यू हैव टू समराइज द ऐसे। लोग समरी को ही कंक्लूजन मान लेते हैं, नहीं, यू हैव टू समराइज द ऐसे। ऐसे की समरी बहुत जरूरी है। आपने जो पूरा लिखा उस ऐसे में आप लिखोगे कि आपने क्या क्या लिखा, दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स लाइक, बहुत ही मतलब जो आपने सब हेडिंग्स में बहुत लंबे से एक्सप्लेन किया है, आपको उसको एक एक वर्ड में लिखना है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन द इश्यूज ऑफ सोसाइटी लाइक कम्युनलिज्म, जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये कॉमा कॉमा करके आपको लिखने हैं। देन वी हैव सीन द सॉल्यूशन, हाउ कैन वी रिजॉल्व लाइक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, या फिर कुछ भी रिफॉर्म्स हम सोसाइटल लेवल पे जो कर रहे हैं। ठीक है, पीस एंड ब्रदरहुड। Then we have discussed how we can implement this through the formation of laws, through consultation process, this that करके हमें एक समरी बना लेनी है पूरे ऐसे की। वो हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंक्लूजन। दूसरा पैराग्राफ कंक्लूजन में ये हो गया, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का होना चाहिए। जो एक्चुअल कंक्लूजन है वो सेकंड पैराग्राफ है, फ्यूचरिस्टिक टाइप का कुछ होना चाहिए कि आपने गुड थॉट लिखा, कि जैसे कि अगर डेमोक्रेसी पे ऐसे आया तो आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं दैट वी हैव द इंडिया इज लाइक अ पेंटिंग वेयर
like multiple kind of flowers, multiple kind of trees are there, है ना. And a painting cannot be done with any single color. Multiple color and multiple shades are required to complete a painting, and that is what India is. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो इस तरह का लिख दोगे आप. अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह का मतलब ऐसे आया तो आप उसमें इस तरीके से लिख सकते हो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी, एंड जर्नी विच नेवर एंड्स बट इट हैज टू लाइक अप स्लोप, मतलब वो होनी चाहिए स्लोप में ऊपर जाना चाहिए तुम्हें धीरे धीरे करके. इस तरह का कुछ आप लिख सकते हो. तो वन हैज टू स्ट्राइव टूवर्ड्स like simple steps of improvement rather than a major improvement. The simple steps of improvement will lead towards major improvement in some time. इस तरीके से आप एक फ्यूचरिस्टिक टाइप का कंक्लूजन लिख सकते हो कि भाई आप ये समझे और आपकी अप्रोच ये टूवर्ड्स होनी चाहिए. या कई कोई भी मतलब आपके पास किसी भी टॉपिक में एक कंक्लूजन आपको बना के रखना है. ठीक है, हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ऐसे में कितने टाइप्स के टॉपिक है, सब में अपना एक मॉडल जो कि यूनिक हो, आपसे यूनिक हो. मैं बताऊंगा वो तो है ही है, लेकिन आप अपने थॉट से या फिर आप अपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स या फिर आपने एडिटोरियल्स पढ़े हो या फिर कोई आपने नोवेल पढ़ी हो, बुक पढ़ी हो, उसमें कुछ बढ़िया चीज लिखी है, उससे आप निकाल के अपना कंक्लूजन रेडीमेड बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स में. ठीक है, और ये देखना है कि टॉपिक में फिट हो रहा हो. अगर फिट नहीं हो रहा हो तो वहीं अटेंडम आप नया कंक्लूजन बनाना, वो भी बहुत जरूरी है. रटा रटाया नहीं लिखना है. तो ये मेन कंक्लूजन हो गया. लास्ट में तो है ही है. अगर उस टॉपिक से आपको कोई कोट याद है, कोट से एंड कर दो, या कोई पोएम याद है, पोएम से एंड कर दो. इस तरीके से आप कर दो. ये हो गया हमारा कंक्लूजन. अगर हम कंक्लूजन करेंगे स्ट्रक्चर में तो कहाँ तक आएगा, यहाँ से आप कंक्लूजन शुरू करेंगे. ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन शुरू करेंगे आप. तो ये आपने लिखा, समरी लिखी, फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर अपना अपना गुड थॉट लिखा, जितना भी आप लंबा डाल सकते हो. फिर यहाँ पर आपने कोट या फिर पोएम से एंड कर दिया. कोट, पोएम, एनेक्डोट, या फिर आपने अगर एनेक्डोट से शुरू किया तो उस एनेक्डोट से एंड कर दो. अगर आपने कोई स्टोरी से शुरू किया तो उस स्टोरी से एंड कर दो. तो वही लूप क्लोज करने वाला, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो लूप क्लोज कर दो. अगर आप सिंपल एक गुड थॉट लिखना चाहते हो तो गुड थॉट से कर दो. या पोएम, एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारी पोएम्स है. ठीक है, तो ज्यादा पोएम्स याद नहीं करनी कि लिखनी है पोएम्स, क्योंकि शुरू में मैंने लिखी थी, अच्छा भी रहा था, लेकिन बाद में पोएम भी एक तरीके से पुरानी हो गई थी. तो फिर मैं अपने गुड थॉट से ही लिख के आता था, खुद से कोट अटेंडम बना लेता था. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एंड कर सकते हो. अब आपके पास कितना स्पेस बचा देखा जाए तो 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5, 6, 7, 8, 9 पन्ने बेसिकली आपके पास बचे. 9 2 18, 18 से 20 पैराग्राफ के आसपास आपको बचा, अगर एक पेज में 2 पैराग्राफ लिखे हो तो. अब बात करते हैं बॉडी की. बॉडी में हम लेके चलेंगे 20 पैरा. 20 पैरा में आपको बॉडी लिखनी है. और कोई भी ऐसे का टॉपिक है, आप उसको कितनी थीम्स में डिवाइड कर सकते हो, मतलब कितने सब पार्ट आप बना सकते हो. तो मेंस आंसर में कितने सब पार्ट आपके मैक्सिमम बनते हैं? 5 सब पार्ट मैक्सिमम बनते हैं, है ना. इसमें भी आप ऐसे ही कर लो, 5 सब पार्ट बना लो या 4 सब पार्ट बना लो, उसमें तुम अपने पैराग्राफ डिवाइड कर दो. जैसे 20 पैराग्राफ है, आपने 5 सब पार्ट बनाए, तो पर पैराग्राफ मतलब पर सब पार्ट 4 पैरा पड़ रही है. अगर 4 बनाए तो इसमें सब पर पैराग्राफ 5 पैरा पड़ रहे हैं. थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो कि जैसे सॉल्यूशन वाला जो हमारा सब पार्ट है, सॉल्यूशन वाले में आपको 6 पैरा चाहिए लेट से, तो आप रीजंस वाले में 1 पैरा कम कर सकते हो, या छोटे पैरा 3 कर सकते हो. वो थोड़ा मॉड्यूलेशन आपको अटेंडम करना है वहीं पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना आ रहा है. और आपको जो है इस चीज की प्रैक्टिस कर लेनी है कि 20 पैराग्राफ ही लगेंगे और उतने ही लंबे लगेंगे. अगर आपको छोटे करने हैं, 3 पैरा डालने हैं, तो आपको फिर टॉपिक्स ज्यादा होने चाहिए या डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए. ये आपको देखना है वहीं पर. तो टोटल आपको 20 से 20 पैराग्राफ करने हैं और 4 से 5 सब पार्ट आपको करने हैं. इससे क्या फायदा होगा इससे, और इनके फिर जो सब पार्ट है ना, इनके पेज डिवाइड कर लेने हैं. जैसे कि यहां तक हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया था. अब आपको लग रहा है कि मेरे को 4 पैराग्राफ लिखने हैं पहले सब पार्ट में, 4 पैराग्राफ लिखने हैं, तो 2 पेज का एक सब पार्ट होगा हमारा. दिस इज फर्स्ट सब पार्ट.
इसमें कितने पैराग्राफ लिखोगे आप? 4 पैरा लिखोगे। अगर आपको 5 डायमेंशन आ रही है तो यहाँ 5 पैरा लिखोगे। और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो स्पेस दिया हुआ है ना, आप उसमें इस तरीके से भी बना सकते हो। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आपको यहाँ पर 5 पैरा लिखने हैं, इन 2 पेजेस में 5 पैरा लिखने हैं। और 5 पैरा किन किन चीजों के होने चाहिए? इस पैरा में मैं ये आर्गुमेंट डालूंगा, इस पैराग्राफ में मैं ये आर्गुमेंट डालूंगा, इस पैराग्राफ में मैं ये आर्गुमेंट डालूंगा, उस आर्गुमेंट का मैं ये कोट दूंगा, या उस आर्गुमेंट का मैं ये एग्जाम्पल दूंगा। ये आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ये पैराग्राफ आपको सेकंड पार्ट का हो गया, ये दो, ठीक है, ये दो हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में लेट से आपको 4 आर्ग्यूमेंट्स ही आ रहे हैं, तो आपको इनको 4 उसमें लिखना है, आधे आधे पन्ने का एक पैराग्राफ होगा। फिर थर्ड पार्ट हो गया ये कि यहाँ पे लेट से आपने इश्यूज लिखे, यहाँ पे रीजंस लिखे आपने, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखे। अब सॉल्यूशन आपका बड़ा आएगा तो सॉल्यूशन पे 3 पेज दे लो, 3 पार्ट पे 3 पेज, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट जो है तुम्हारा, ये 3 पेज का हो गया। और इसमें सॉल्यूशन में आपने लेट से 8 सॉल्यूशन लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सॉल्यूशन हो गए। फिर यहाँ पे आपको कोई फ्यूचरिस्टिक लिखना है कि भाई हम इंटरनेशनल लेवल पे उसे ठीक करेंगे, गवर्नेंस लेवल पे ठीक करेंगे, या फिर किसी भी चीज किसी भी लेवल पे हम ठीक करेंगे, वो आपको यहाँ लिख लो। तो 3 पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख लो। इस तरीके से आपको डिजाइन करना है अपने ऐसे को। और हर टॉपिक का थोड़ा डिफरेंट आप डिजाइन कर सकते हो अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से। तो दिस विल बी ए वेरी स्ट्रक्चर्ड ऐसे। अब लोग कहेंगे कि आप इसमें सब हेडिंग डालो। अगर ऐसे आप ऐसे लिख रहे हो ना और सब हेडिंग नहीं भी डाल रहे हो तो भी एग्जामिनर खुश होगा, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है ऐसे में। कि अभी आपने इश्यूज लिखे, फिर आपने सॉल्यूशन लिखे, फिर आपने ये लिखा, फिर आपने वो लिखा। अगर आप सब हेडिंग डाल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसे पता है कि इसमें क्या लिखा जा रहा है। अगर आप सब हेडिंग नहीं डाल रहे हो तो आपको एक कनेक्टिंग पैराग्राफ डालना है। कनेक्टिंग पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का आप डाल दीजिए कि वी हैव सीन द इश्यूज which include this. Now we'll see towards the reasons that those issue has crept over the period of time. इस तरीके से आप एक पैराग्राफ डाल दोगे, उसके बाद आप रीजन शुरू कर दोगे। लेकिन आपको लिंकेज तो देनी है, चाहे आप सब हेडिंग से लिंकेज दे लो, चाहे आप एक कनेक्टिंग पैराग्राफ से लिंकेज दे लो, ठीक है। तो ऐसे आप सारे ऐसे को डिजाइन करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे। समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें स्ट्रक्चरिंग में? सर वो अपना लिंकेज और थीसिस वाला पॉइंट बताना जो फर्स्ट इंट्रो में आया देखो है। वो तो जब एग्जांपल देंगे ना ऐसे के तब बताएंगे। अभी ये देखो कि प्लानिंग में कोई दिक्कत है क्या, स्पेस प्लानिंग में, या नहीं कितने ठीक पार्ट में डिवाइड करना है, कितना स्ट्रक्चर करना है, वो इम्पोर्टेंट है। है, वो तो आ गया। तो ऐसे करना है। अब ये जो चीज है, ये एक्सरसाइज है, आपको भी कई साल हो गए होंगे तैयारी करते हुए देखते हुए, ये चीज कोई नहीं करता। सब जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि पॉइंट्स कलेक्शन का काम करते हैं, स्पेस कोई मैनेज नहीं करता। अब होता क्या है, इश्यूज क्या होते हैं इसमें? इश्यूज ये होते हैं कि यहाँ से कुछ शुरू किया, फिर वो तीसरे पन्ने तक चला गया, फिर तीसरे पन्ने का ये सेकंड पैराग्राफ पार्ट यहाँ तक आ गया, फिर जब तक सॉल्यूशन लिखता है तो कुछ स्पेस ही नहीं बचता, तो कंक्लूजन को क्रैम्प करना पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्टली पता नहीं होता कि 5 पैराग्राफ लिखेंगे, तो तुम्हें पहले से पता है कि 5 पैराग्राफ 2 पेज में आएंगे, तो स्पेस उसी हिसाब से मैनेज करोगे आप। अदरवाइज क्या होता है, एक पैरा लिख दिया तो यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, पूरे पन्ने पे एक ही पैराग्राफ आ गया, तो वो एक अनअरेंज्ड ऐसे हो जाता है। अगर आपने कितना भी बढ़िया लिखा हो और अगर अनअरेंज्ड ऐसे टाइप का अगर एग्जामिनर को लगा, तो आपके ज्यादा नंबर नहीं देगा वो। बहुत ही एक्सेप्शनल आपने आर्गुमेंट्स दिए हैं, एक्सेप्शनल इंग्लिश यूज करी है, तब एक डिफरेंट केस है। लेकिन ज्यादातर केस में 99% केसेस में आपको नंबर कम देगा वो। 90 नंबर आपने सुने होंगे, 90 नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए, 110 आ गए, 112 आ गए, 115 आ गए, ये इन्हीं केसेस के आते हैं जहां पर स्ट्रक्चर मैनेज नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे अच्छे आर्गुमेंट लिख के आते हैं, मैंने ऐसे देखा है, उनकी कैपेसिटी देखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दे गॉट स्टक टू 115 118, नहीं आते नंबर। स्ट्रक्चर अच्छा लिख के आ रहे हो तो आपके नंबर सीधे सीधे 15-20 नंबर का इंक्रीमेंट होता है। स्ट्रक्चर नहीं लिख के आ रहे हो तो फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको नोटिस में लानी है, स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि
स्ट्रक्चर होने के बाद कि किस तरीके के ऐसे हमारे आ रहे हैं, तो हम देखेंगे वो पीवाईक्यू में। अभी ऐसे के पीवाईक्यू हैं 2025 में का देखेंगे, अभी देख लेते हैं 2024 तक। जीएस टाइप ऐसे दो फेज में, दो उसमें डिवाइड होंगे, जीएस टाइप एंड फिलोसॉफिकल ऐसे। फिलोसॉफिकल ऐसे ही आजकल ज्यादा प्रचलन में है, अगर कोई जीएस टाइप भी आता है तो वो भी फिलोसॉफी से लिंक होके ही आता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिफिकल्ट है करने, बहुत आसान है। सिमिलर टाइप के आर्गुमेंट्स हैं जो आप हर तरीके में यूज कर सकते हो। अब ये जीएस टाइप ऐसे है, तो इसमें क्या क्या थीम्स हैं, एक तो जेंडर थीम है, जेंडर पैट्रियार्की इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वही जेंडर वाली कि पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शन बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो उसमें मेल फीमेल फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव जो है उसके बारे में आ रहा है। इसमें तो बहुत सारे आर्गुमेंट तुम्हें पता होंगे, खुद देख रहे हो, नहीं तो हम पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। दूसरा एजुकेशन हेल्थ एथिकल डेवलपमेंट, वही सोशल फैक्टर्स जो है उन पे ऐसे आ रहे हैं कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन वन हैज लर्नड इन स्कूल। कि मतलब ये विजडम के ऊपर है बेसिकली, कि एजुकेशन इज व्हाट विल गिव यू विजडम, ओके, नॉट ए इंटेलेक्चुअल, मतलब रोट लर्निंग के अगेंस्ट है ये। तो वही एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, किस तरीके का विजन होना चाहिए, क्या क्या एजुकेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं, उन एजुकेशन इंग्रेडिएंट्स को हम किस तरीके से मतलब अप्लाई लेके आएंगे करिकुलम में, तो वो सब एजुकेशन में हमारा आ जाएगा। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ और एजुकेशन दो हैं टॉपिक्स, तो वो देख लेंगे। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू, मीडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब आता है। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स्ट यूथ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सोशल मीडिया सब देख रहे हो, आपने एक्सपीरियंस भी किया, आपको पता भी है, लेकिन इस पे ऐसे लिखना डिफिकल्ट है क्योंकि स्ट्रक्चरिंग हो गई, आर्गुमेंट्स बिल्डिंग हो गई, वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। बायस्ड मीडिया इज द रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, इस पे मैं ऐसे लिख के आया था जब मेरे 143 मार्क्स आए थे ऐसे में। ठीक है, तो फिर इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक मेजर, फिस्कल टाइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया, डेमोक्रेसी वाला। ठीक है, ये वाला नहीं लिख के आया था मैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, फिर हमारा सोशल जस्टिस हो गया, इक्वलिटी, वेलफेयर, कि सोसाइटी हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी, मतलब जस्टिस जहाँ पे होगी वहां पर पॉवर्टी कम होगी, वहां पे चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे फ्री लोडर्स नहीं होंगे क्योंकि जस्टिस अच्छे से काम कर रही है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा जुडिशरी का, इक्वलिटी का। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी, लाइवलीहुड, वही हो गया। फिर एनवायरनमेंट के हो गए, फॉरेस्ट आर बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, वही इनइक्वालिटी, पॉवर्टी। फिर इंडिया एंड द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, आईआर के ऊपर ऐसे आगे कि हमारी क्या आईआर की पॉलिसी है, कैसे इंडिया जो है अपने को वर्ल्ड लेवल पे साबित कर सकता है। सिविलाइजेशन, कल्चर, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के आगे। हाँ, ऐसे मैंने चेक करे थे, मैं देख के बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स आ रही है, लेकिन ये है कि जो क्लासेस आप लेओगे ना उसके बाद आपके ऐसे ऑटोमेटिक रिफाइन होंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। फिर फॉरेस्ट प्रेसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट फॉलो देम। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। अब आप सोचोगे कि यार ये पोइट्स के बारे में ऐसे ले आ गया, इसको हम कैसे लिखें, भाई चॉइस भी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट ऐसे है। ठीक है, पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं, अब आपने एथिक्स अगर अच्छे से पढ़ी है तो इंडियन फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर आपने कितने सारे पढ़े हैं, अब आप देखो अगर आपको उसमें से 5-5 भी याद है इंडियन फिलोसोफर और वेस्टर्न फिलोसोफर में, तो ये पूरा ऐसे उसी पे लिख सकते हो आप। अपने सारे वेदा पोइट्री में है, अपने सारे उपनिषद पोइट्री में, अपने सारे धर्मशास्त्र पोइट्री में, अपने सारे पुराण पोइट्री में है, अपनी मैथमेटिक्स पोइट्री में थी। अमीर खुसरो और जो है कबीर दास जी, सूरदास जी, और जो है जितने भी अपने सारे पोइट ही तो थे, उनके थॉट से ही तो वर्ल्ड चेंज हुआ है। तो कितना बड़ा आप इसमें लिख सकते हो, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट व्हेन यू जस्ट गो एंड थिंक अबाउट कि भाई पोइट्स कौन कौन थे या रिफॉर्मर्स कौन कौन थे, वो सारे पोइट्री में ही थे। अगर वेस्टर्न की बात करी जाए तो भी पोइट्स थे। अपना ये देख लो, क्या नाम है इसका इंग्लिश लिटरेचर में, वो क्या नाम है, विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर, भूल जाते कभी कभी।
शेक्सपियर हो गए हमारे, और जितने भी ये वो थे मोंटेस्क्यू, है ना, ये सब भी पोइट ही थे। हाँ, मॉडर्न में भी बहुत सारे हैं। तो इस पे बहुत अच्छा तुम लिख सकते हो, और ऐसा नहीं है कि सारों के नाम तुम्हें इंक्लूड करने ही करने हैं। अब आपको अपना पॉइंट साबित करना है कि देखो उसने पोइट्री लिखी थी, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, है ना। कोई भी रिलीजियस लिटरेचर है वो पोइट्री है एक तरीके से, उसका देखो पूरी दुनिया पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये हो गया। फिर टेक्नोलॉजी, डिजिटल एथिक्स, ह्यूमन, ये थोड़े मॉडर्निस्टिक टाइप के ऐसे आ गए। सोशल मीडिया तो हो ही गया कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ये तो है ही है कि पहले सेल्फ डिस्कवरी होती थी खुद के एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, लेकिन अब क्या है कि हम हर चीज के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, है ना। मतलब वो फास्ट हो गया प्रोसेस, लेकिन एक्सपीरियंस कम हो गया। आजकल ये भी आ रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है कितनी भी कर लो तुम, लेकिन तुम्हें सैटिस्फैक्शन फील नहीं आएगी, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी समथिंग विच इज मोर। पहले एक किताब पढ़ते थे तो एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ जाती थी कि एक किताब पढ़ ली और जो है उसी में है ना। लेकिन अब क्या है, किताब पढ़ लो, क्या 10 पढ़ लो कि 20 पढ़ लो, एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आती। और उससे क्या होता है, अगर ज़्यादा पढ़ लेते हो तो फिर दिमाग फजी हो जाता है, क्योंकि हमारी मेंटल बैंडविड्थ तो कम है ही है एज ए ह्यूमन। तो फिर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि कि कोई भी फिलोसॉफी है उसका क्रिटिसिज्म जरूर है। एक अप्रोच है, मान लो बिजनेस की अप्रोच है कि लेट द एम्प्लॉयज डू देयर वर्क विदाउट एनी डिस्टरबेंस। दूसरी अप्रोच है कि भाई एम्प्लॉयज की तुम वो लेते रहो, क्या बोलते हैं, दिन में 3 बार उनको वो करते रहो, पिंच करते रहो। एक को करोगे, एक का क्रिटिसिज्म दूसरा देगा, दूसरे को करोगे, दूसरा क्रिटिसिज्म, और एक्सपीरियंस दोनों को सही बताते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। तो कोई एक सच नहीं है कहीं भी, है ना, कोई भी एक सच नहीं है। तो इसलिए दिमाग हो जाता है फजी, कंफ्यूजन की स्टेट में हमेशा रहता है। देन व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, है ना, कि नॉलेज जरूरी है या रिसर्च जरूरी है। मतलब एक सीक फॉर लर्निंग हमें कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी, या फिर हमने नॉलेज ले ली उसी को कंठस्थ रख के अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। तो कौन सा बेटर है, क्या बेटर है, किसके फायदे क्या नुकसान। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी वगैरह के ये भी फिलोसॉफिकल ही है देखा जाए तो, मतलब मिक्स टाइप है। फिर कोर फिलोसॉफिकल का क्या मतलब है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, विजडम, एक्सीलेंस, सेल्फ आइडेंटिटी, कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या मकसद है, हम अपने जीवन के क्या उद्देश्य रखना चाहते हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को हम कैसे अचीव करेंगे। तो ये हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट के थीम में है। डाउटर इज द ट्रू मैन ऑफ साइंस, सेम ऐसे है। देखो यहाँ भी आया है, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज ब्लाइंडेड विद नॉलेज। इस टॉपिक में आप देखो कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का अंतर है ना। फिर थिंकिंग इज लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज ए अपोजिट टीम। मतलब काउंटर पर्सपेक्टिव का क्या महत्व है। अब आपको हर फील्ड में पता है काउंटर पर्सपेक्टिव का क्या महत्व है। अगर इकोनॉमी में लगाओ तो हमारे दो फिलोसॉफी चलती है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। अगर तुम पॉलिटी में लगाओ तो हमारा कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म चलता है। अगर तुम जो है, अगर लिबरलिज्म ना हो तो कंजर्वेटिज्म अपना मीनिंग लूज कर जाएगा। रिलीजन में आप लगाओ, ठीक है, कि अपना एथिज्म आ गया और रिलीजियोसिटी आ गया, है ना। फिर उसमें कंज्यूमरिज्म में लगाओ, लेट से कि अपना मेटेरियलिस्टिक कल्चर है, हमारा स्पिरिचुअलिस्टिक कल्चर है, जो मतलब फीलिंग ऑफ सिंप्लिसिटी है, और फीलिंग ऑफ जो है एग्जिट, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंस है। ठीक है, तो हर चीज में हमारे एक अपोजिट टर्म है, और अपोजिट है जब भी हमें पता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो ये चीज है कि क्रिटिसिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर डेमोक्रेसी में लगाओ कि क्रिटिसिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्रिटिसिज्म से किस तरीके से आ रहा है। अगर ब्रिटिश कल्चर सब प्रेज ही करते रहते तो हमें क्या आज़ादी मिलती, नहीं मिलती, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसमें बहुत सारी डायमेंशंस में तुम इस तरह का ऐसे लिख सकते हो। कोर फिलोसॉफिकल ऐसे है। फिर विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। दोनों जरूरी हैं, लॉजिक भी जरूरी है, इंट्यूशन भी जरूरी है। इंट्यूशन हमारा किससे आता है, एक्सपीरियंस से आता है, विजडम से आता है। लॉजिक हमारा किससे आता है, मेंटल एक्टिविटी से आता है, जो कि प्रेजेंट में अवेलेबल है।
तो दोनों जरूरी है, इंटेलिजेंट आदमी भी जरूरी है लेकिन एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो एक्सपीरियंस की कहाँ तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना है। किसी नौसिखिए को बेशक इंटेलिजेंट है, तुमने किसी पोजीशन पे डाल दिया और उसे नहीं संभली फिर, और कोई एक्सपीरियंस आदमी अगर उसमें इंटेलिजेंस नहीं है तो भी बेकार है। तो ये तुम्हें फिर इसको ऐसे को उस हिसाब से मोल्ड करना है। हाँ, डेमो ऐसे बहुत लिखेंगे। मतलब पहले ऐसे का क्रक्स समझना जरूरी है, कहने का मतलब ये है। फिर एथिक्स मोरालिटी वैल्यूज के ऊपर ऐसे आते हैं कि वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। ह्यूमन कौन है? ह्यूमन इज नथिंग बट एन एनिमल, है ना, विद इंटेलिजेंस। अब उस इंटेलिजेंस का तुम कैसे यूज करोगे वो डिपेंड करता है तुम्हारे आउटकम पे, तुम किस तरह का फ्यूचर देखना चाहते हो। जैसे कि वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म की डिबेट चलती है या किसी भी चीज की डिबेट चलती है, एनिमिस्टिक हमारे एटीट्यूड्स हैं, एनिमिस्टिक एटीट्यूड्स हैं, हर चीज में लेके है। ठीक है, अगर जंगल राज हो जाए तो हर आदमी जल्लाद ही है, देखा जाए तो। ठीक है, वेयर मर्डर इज लाइक कॉमन। ठीक है, शेर जो है हिरण को मार देता है, ऐसे ही ह्यूमंस में होगा, है ना। लेकिन व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी इज व्हाट इज कॉल्ड एथिक्स, इज व्हाट इज कॉल्ड एथिक्स। तो एथिकल ह्यूमैनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वहां से हमारी वैल्यूज ड्राइव होती है, वहां से हमारी वैल्यूज ड्राइव होती हैं। जैसे हारमनी, क्या हारमनी जंगल राज में है? नहीं, लेकिन हारमनी क्या है? एक वैल्यू है, हमने डिसाइड करी अगर हमें आसपास में रहना है तो हमें हारमनी से रहना पड़ेगा, मजबूरी है। तो वो क्या हो गई? हमारी वैल्यू हो गई, इंटीग्रिटी। ठीक है, ओबीडियंस ले लो, टॉलरेंस ले लो आप, तो ये सब चीजें हमारी आती हैं। फ्रेटर्निटी, हाँ, जितनी भी हमारी वैल्यूज है वो सब। फिर बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। वही पर्सनल वर्सेस पब्लिक, उसके ऊपर पूरा ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉपिक है मोरालिटी वैल्यूज के, जो एथिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे टॉपिक्स आप आसानी से कर सकते हो। फिर हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी कंटेंटमेंट। हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी कंटेंटमेंट का क्या मतलब है कि सीरेनिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, क्या करोगे दुनिया जीत के, है ना, थोड़ा संतोषी सदा सुखी टाइप का जो कंसेप्ट है वैसे ऐसे आगे कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। इसका क्या मतलब है कि तुम कुछ अचीव करके हैप्पीनेस नहीं ले सकते। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड विच यू कैन अचीव विदाउट डूइंग एनीथिंग। ए पर्सन कैन बी हैप्पी एट हिज डेथ बेड। हाँ, उस पे ये पूरा ऐसे है कि तुम दुनिया भर को जीत के और हल्ला गुल्ला मचा के और जो है पावर गेम खेल के उससे हैप्पीनेस लेना चाह रहे हो तो वो बर्बाद है, कोई फायदा नहीं उसका। फिर फिलोसॉफी ऑफ वांटलेसनेस इज ए यूटोपियन व्हाइल द मैटेरियलिज्म इज ए चिमेरा। अब ये देखो, ये चिमेरा क्या होता है, ये तुम इंग्लिश में है, हिंदी वाला देख लेना, आसान हो जाएगा। इसमें ये कह रहे हैं कि वांटलेसनेस जो है कि हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ऐसी फिलोसॉफी रखने वाले उसमें जी रहे हैं, मतलब खोई दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया के नहीं है, यूटोपियन है वो, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली। भाई मेटेरियलिज्म इज ए चिमेरा, मतलब, लेकिन जिन्हें सब कुछ चाहिए, जो सब चीज गैदर करना चाहते हैं, हर गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, हर बंगला हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास पोजीशन पावर होनी चाहिए, वो एक फसाड है। चिमेरा इज बेसिकली फसाड, वो एक दिखावा है। मतलब बीच का होना चाहिए, बैलेंस पोजीशन हमारी होनी चाहिए। अब तुम इसको साबित करोगे कि क्यों जो बिल्कुल ही सात्विक जीवन है वो क्यों गलत है, कि जिसमें तुम संसार से दूर हो जाते हो, इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हो, है ना, उससे क्या लाभ है समाज को? कोई लाभ नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि हर आदमी बंधा हुआ है। एक कॉमेडियन है, उसने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि जो संत है वो भी बंधा हुआ है अपनी संताई से, है ना, कि उसे भी कपड़े नहीं पहनने तो भी बंधा हुआ है, कपड़े नहीं पहन सकता। उसे भी गंगा नहाना है कुंभ में, वो बिना गंगा नहाए रह नहीं सकता। तो बंधा हुआ है कि नहीं? संत भी बंधा हुआ है। तो यूटोपिया है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
भाई मेटेरियलिज्म, अगर आप मेटेरियलिस्टिक हो गए तो एक फसाड है, तुम मतलब एक फॉल्स वर्ल्ड में जी रहे हो फिर तो, है ना। मेटेरियलिज्म से तुम्हें कभी खुशी नहीं मिल सकती, तो तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, तो दोनों के फायदे नुकसान तुम करोगे, लास्ट में एक बैलेंस का पॉइंट दोगे। ये ऐसे मैंने लिखा था। फिर सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, बहुत ही सिंपल है ऐसे। ए गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। फिर पावर ग्रीडी एडवर्सिटी, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर गिव हिम पावर। वही पावर करप्ट्स एवरीवन, वही वाला कंसेप्ट है कि पावर जो है उससे ग्रीड आ जाएगी, पावर जो है करप्ट कर देती है। तो इसमें क्या है, पावर गलत नहीं है, आदमी गलत है। ये वाला कंसेप्ट तुम्हें लेके आना है इसमें, कि बिना पावर के तो तुम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन जो पावर पे बैठा है वो आदमी अच्छा चेंज चाहता है कि गलत चेंज चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बैड, वही बी आर अम्बेडकर वाली बात। बट द पीपल हु आर इन पावर कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन बैड और कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर डिसीजन मेकिंग, इनएक्शन वर्सेस इनएक्शन की लेजीनेस, जितनी भी हमारी अंदर की वो है एनवीज है, मतलब या फिर जो गलती है जैसे जेलसी, एनवी, एवरोस, स्लॉथ, उससे रिलेटेड है कि ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। मतलब ये लेजीनेस के अगेंस्ट है, मतलब कर्मठता, ठीक है। वर्कोहॉलिकनेस, वो क्यों जरूरी है उसके है ये। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ए शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, है ना। कि मतलब तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ के एक्शन करना पड़ेगा। अब ये ऐसे क्यों आ रहे हैं, देखो कितने सारे ऐसे हैं, हर साल आ रहे हैं। इसका ये रीजन है क्योंकि भाई सुस्ती बहुत है सरकार में, हर आदमी सुस्त है, भारतीय ऐसे ही सुस्त है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, मतलब यार लिखना आना चाहिए एटलीस्ट, बेशक सुस्त हो तुम, कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग समथिंग, है ना। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, जैसे एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट हमने देखा है कि आजकल कैसी गवर्नमेंट चल रही है, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें एक स्टेप आगे बढ़ के हमें जो है एक्शन लेना पड़ता है। कैटलिस्टिक गवर्नमेंट चल रही है, कैटलिस्ट का काम कर रही है गवर्नमेंट, है ना। फिर हमारी जो है रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड गवर्नमेंट लाना चाहती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, जो कि नहीं है ना। पीपीपी चल रही है, न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, तो वो सब क्या है, गवर्नेंस का मॉडल आजकल चल रहा है। तो उसी हिसाब के हमारे ऐसे के टॉपिक्स भी आ रहे हैं कि कर्मठता चाहिए सरकार को, तो ऐसे का एक ना एक टॉपिक आपको कर्मठता पे मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको एक ऐसे तो हर साल हो ही जाना है अगले वाले 2-3 साल में, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक बार प्रिपेयर करोगे पॉइंटर्स तो सारे ऐसे तुम आसानी से इसमें लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा मोटा मोटी, और टॉपिक्स हमारे बहुत सारे हैं, इनको भी आप माइक्रो मैनेज कर सकते हो कि भाई उस पे आ गया तो इस पे लिख दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने हर ऐसे को एक थीम बनाई और उस पे जितने तुम्हारे एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो सब आपने लिखे, तो आपको मोटा मोटा क्या होगा, मोटा मोटा आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर भी आएगा, आपका कंटेंट भी तैयार होगा। ज़्यादा हसड़ बसड़ नहीं करनी है इसमें। कई लोगों को नेचुरली ऐसे लिखने को आ जाता है, कई लोगों का नेचुरली विजडम होता है, माइंड में चीज़ें होती हैं, थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स अच्छे से लिख पाते हैं, कई लोग नहीं लिख पाते हैं। जो लोग आप में से नहीं लिख पाते हो तो रट लो थोड़ा सा उसको, फिर राइट करने की कोशिश करो, इंटरनलाइज कर लो उन थॉट्स को। वो थॉट्स कहाँ मिलेंगे, मेरे नोट्स में मैंने डाल रखे हैं। कि जैसे अगर तुम्हें फिलोसॉफिकल ऐसे लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, विजडम, है ना, तो इसमें कौन कौन से थॉट्स तुम डाल सकते हो अलग अलग उससे सोर्सेज से, वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट, वो सब डाल सकते हो, ठीक है। फिर कुछ कौन कौन सी फिलोसफीज हैं, लिटरेचर है जो आप डाल सकते हो, ठीक है, जो हमारी स्टडीज में डेवलप हुई है, रिसर्च में। फिर एग्जाम्पल्स कौन कौन से डाल सकते हो, तो इनमें से आपने 10-10 एग्जाम्पल देख ली, मतलब 2-3 बार पढ़ लो इसको, तो मोटा मोटी आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप खाली नहीं छोड़ोगे पन्ने को, आप भर दोगे कुछ ना कुछ। फिर उसको स्ट्रक्चर में फिट करना है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसे धीरे धीरे गेम चलेगा, ठीक है। ये क्लास इंट्रोडक्टरी है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है। फिर ऐसे तो हम एक एक टॉपिक लेंगे ही। फिर एनेक्डोट्स आ गए, ठीक है, स्टोरीज आ गई छोटी छोटी, एनालॉजीज आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 15-20 एनालॉजी हैं टोटल मिला के, आप सारे उसमें थीम्स में देखोगे तो आपको 40-45 एनालॉजीज हैं, वो सारी आप रिकॉल कर लोगे, रिमेंबर कर लोगे। तो किसी एक टॉपिक
ऐसे में फिट करने को आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस टॉपिक में ये एनालॉजी फिट हो सकती है, तो मैं ये एनालॉजी डालूंगा। फिर एग्जांपल्स, मॉडर्न एग्जांपल, वो तो जीएस से तुम्हारे पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर जो है हमारा स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन है, पार्ट 1 है, हुक देना है, फिर लिंक टू टॉपिक देना है, फिर तीसरा थीसिस स्टेटमेंट देनी है ना। फिर बॉडी करनी है, बॉडी में पार्ट 1 में 5 पैराग्राफ, पार्ट 2 में 5-6 पैराग्राफ, पार्ट 3 में 5-6 पैराग्राफ। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में अपना ऐसे लिख सकते हो, कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन में 3 पार्ट होंगे हमारे, समरी हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगा, देन एंड विद पोएम कोट, ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और डिफरेंट डिफरेंट एसेज के मैंने मॉडल आंसर यहाँ पे दे रखे हैं कि इन डायमेंशन पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से डायमेंशन आप निकाल लोगे एग्जांपल्स के थ्रू, तो वो हम करेंगे। ज़्यादा नहीं है ऐसे में, लेकिन हाँ थोड़ा क्लास व्लास। अब ये देखो 25 का ऐसे आया था, इसमें देखो ट्रुथ नोज नो कलर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, थॉट्स फाइंड ए वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये बिटर एक्सपीरियंसेस वाला तो हमने देख लिया था कि अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कि अपने एक्सपीरियंस से कैसे जीतोगे, तो ये रिपीटेड थीम है। अगर आपने ये थीम कर ली है तो ये आप ऐसे आसानी से कर सकते थे, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन। देखो ये वाला भी हमने देखा था कि प्रोसेस में रहो, वही ये सेम चीज है ना। कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। देखो अब ये जो नोट्स हैं ये मेरे पहले थे, पेपर से पहले के, सेम है। कंटेंटमेंट वाली जो थीम है उसी थीम से आया है। अगर आपने ये थीम प्रिपेयर करी थी, कहाँ गई सिंप्लिसिटी कंटेंटमेंट वाली थीम, ये वाली थीम, इस थीम से डायरेक्ट ऐसे उठ के आया है, सेम टू सेम। कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ठीक है। ये है, ये वाला भी हमारा थीम से ही आया, सेम टू सेम, कोई अंतर ही नहीं है। जो मैंने थीम बताई है थीम से ही आ गया डायरेक्ट उठ के। सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, ये आईआर में है। इसमें इंडियन ग्लोबल चेंजिंग ऑर्डर, नहीं इसमें डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये था, मतलब थीम में था। डिस्कस करेंगे तो करेंगे इसको। ये रहा, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, इसी टाइप का है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स, कल्चरल इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से था। तो ये है थीम, है इसी थीम से आया है ऐसे। ट्रूथ नोज नो कलर, ये एथिक्स वाले से आया है, ट्रूथ नोज नो कलर। Values are what not humanity, what humanity ought to be, best for individual is not necessarily best for society, people with values, मतलब अगर वैल्यूज सही है, एथिक्स सही है, तो ट्रुथ का कोई कलर नहीं है। मतलब वो बेटर भी हो सकता है, वो जो है स्वीट भी हो सकता है, बट ट्रुथ ट्रुथ होता है। तो इस पे भी लिख सकते हो। फिर ट्रुथ में आप सारी डायमेंशन डाल दो, अपनी नेशनलिस्टिक डायमेंशन डाल दो, कल्चरल डायमेंशन डाल दो ट्रुथ की, ठीक है। साइंटिफिक डायमेंशन आप डाल दो, जैसे गैलीलियो आया था, फिर डेमोक्रेटिक उसमें हमारे गांधी जी आए थे, है ना। फिर अपना ये आए थे, क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ट्रुथ में। तो खैर हर चीज में जो है अब सोशल मीडिया का जमाना आया है जिसमें पोस्ट ट्रुथ वाला सिनेरियो है, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। हाँ आर्ट ऑफ वॉर से है। तो सुनजू तो बहुत मतलब लोग पहले कोट करते थे, लेकिन अब तो क्लीशेड हो गया है, लेकिन फिर भी
तो फिर भी डुएबल है, ऐसा नहीं है डुएबल नहीं है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा किस तरीके का ऐसे आएगा। इस ऐसे की पूरी लेक्चर्स के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऐसे कैसे लिखना है, किस तरह के उसमें आर्गुमेंट्स आने चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस आपको बचेगी, वो आपको करनी है। ठीक है, कोई डाउट है? कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, पहले फिलोसॉफिकल ऐसे ही करते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे करते हैं, बहुत आसान है फिलोसॉफिकल ऐसे में, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हम देखेंगे अपने जीएस टाइप ऐसेज। सर बताओ। सर वो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी वो यहाँ पे आप कर सकते हो, मतलब चेक क्या गलती थी इसमें? नहीं, यहाँ नहीं, मैं आपको वहीं बताऊंगा व्हाट्सएप पे ही। वो तो आपने मेरे को बता दिया हुआ है, पर जैसे मतलब मैंने इंट्रो वगैरह लिखा ना, उसमें उस क्या है ना, आपके थॉट्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स ही हैं बस। ठीक है, पर